दोस्तों नमस्कार, मैं प्रफुल्ल कोलख्या। आपका द फंडामेंटल इंडिया 2025 में आपका हार्दिक स्वागत है। आपसे अनुरोध है कि कृपया इस वीडियो को देखें, पसंद करें और दोस्तों के बीच में इसे साझा करें। आज एक बहुत ही भयानक परिस्थिति से पूरी दुनिया गुजर रही है और उस भयानक स्थिति के पीछे है जो एक युद्ध की स्थिति बनी हुई है और उस युद्ध की स्थिति में भारत एक भिन्न प्रकार की अपनी स्थिति जो है वह तो है ही। तो अब इसमें हमें गंभीरता पूर्वक सोचना होगा कि भारत के लिए कौन सा रास्ता अधिक मुनासिब है, अधिक मुफीद है। सबसे पहले तो अभी हमारे प्रधानमंत्री विदेश गए हुए हैं, G7 की जो मीटिंग हो रही है उसमें गए हुए हैं और साइप्रस के मार्फत गए हुए हैं, साइप्रस के रास्ते गए हुए हैं और साइप्रस का एक बहुत बड़ा सर्वोच्च सम्मान जो उन्हें मिला है। तो यह राष्ट्र के लिए खुशी की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री को सम्मान मिला है और प्रधानमंत्री ने उस सम्मान को देशवासियों को समर्पित किया है। लेकिन इन तमाम के बावजूद जो G7 की बैठक है उस बीच में ईरान और इजराइल एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमला कर रहे हैं। अब खबर यह है कि भारतीय छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए युद्धग्रस्त ईरान से लगभग 10,000 छात्रों के भारत लौटने की व्यवस्था की गई है। ये छात्र वहां पर अध्ययनरत हैं, लेकिन वहां की स्थिति जो है उसमें उनकी सुरक्षा को लेकर के हमारी सरकार चिंतित है, तो उन्हें स्वदेश बुलाने के लिए भारत बुलाने की व्यवस्था की गई है। इस तरह की खबर। देखिए, खबर तो यह भी है कि ईरान और इजराइल संघर्ष के मद्देनजर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कनाडा में चल रहे G7 की बैठक से पूर्व घोषित कार्यक्रम को बदलते हुए अमेरिका लौट रहे हैं। बल्कि लगता है कि वे अमेरिका लौटने के रास्ते में हैं या लौट चुके हैं। इस तरह की खबरें आ रही है। अब बड़े लोगों का कार्यक्रम कब कैसे बनता है यह कहना तो मुश्किल है, लेकिन उनके अमेरिका लौट जाने की खबर, बैठक को बीच में छोड़ देने की खबर तो जाहिर है कि आ ही रही है समाचार माध्यमों से। लेकिन वो चलते चलते हुए ये भी कहते आए हैं कि तेहरान को खाली करने की बात भी लगातार कर ही रहे हैं और उधर ईरान और इजराइल संघर्ष की गंभीरता को समझने के लिए यह एक अति महत्वपूर्ण संकेत हो सकता है कि उनका G7 की बैठक को बीच में छोड़ करके चले आना। तो स्थिति काफी गंभीर है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो G7 की बैठक में छोड़कर आने की बात कर रहे हैं या आ गए हैं, तो वो तो अपनी जगह है, लेकिन इसके बाद उनके लौटने के बाद अमेरिकी कार्रवाइयों को लेकर के भी तरह तरह की आशंकाएं जाहिर की जा रही है। लोगों के मन में तरह तरह की आशंकाएं हैं कि वे लौट के तो आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद वो क्या कार्रवाई करते हैं यह अधिक महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि उन्होंने जो उनका जो रुख और रवैया है वह तो इजराइल के पक्ष में खड़ा है, वो तो साफ साफ दिख रहा है। लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि बैठक में छोड़कर लौटने का मकसद सीज फायर से कहीं बड़ा है। अब सीज फायर से कहीं बड़ा है तो इसका क्या मतलब हुआ, इससे तरह तरह से रिपोर्ट किया जा सकता है। वे इस समय में किस सीज फायर की बात कर रहे हैं? इस समय ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर से बड़ा मकसद और क्या हो सकता है? कहीं वे पिछले सीज फायर की तो बात नहीं कर रहे हैं जो उनके दिमाग में ये बात बैठ गई है, बार बार वो बात निकल आती है। तो पिछले किसी सीज फायर अभी जो हुआ था हमारे यहाँ, हमारे संदर्भ में ही उन्होंने बार बार कहा, तो कहीं वो उसकी बात तो नहीं कर रहे हैं, क्या पता। लेकिन इस संदर्भ में चीन और रूस के रुख और रवैया को गंभीरता से देखा जाना चाहिए। उनके रुख और रवैया में और अधिक स्पष्टता की उम्मीद लोग कर रहे हैं, देश कर रहा है, पूरी दुनिया कर रही है। स्वाभाविक है कि ये हम बहुत कठिन घड़ी से गुजर रहे हैं। तो अब इस कठिन घड़ी से गुजर रहे हैं तो उसको उसी ढंग से हमें समझना भी होगा और काफी गंभीरता से समझना होगा।
देखिए, ये लड़ाई जो है तो कोई आसान लड़ाई नहीं है, क्योंकि ये लड़ाई काफी ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में यह लड़ाई चल रही है। तो उसको उसी परिप्रेक्ष्य में देखने की कोशिश भी हम करेंगे। तो ये जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चले आ रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि G7 में लिए जाने वाले महत्वपूर्ण निर्णयों को एक आकार दिया जाना वे सुनिश्चित कर लेंगे, और G7 में जो निर्णय लिए जाएंगे उसको वो प्रस्ताव के रूप में जो उन्होंने वो प्रस्तुत कर देंगे। G7 का निर्णय क्या वही मान लिया जाएगा, क्या पता। हो सकता है कि उसके प्रस्ताव पर कोई बातचीत न हो, या होने वाली किसी बातचीत में वे साझेदार न हो, तो उनकी बात को ही मान लिया जाएगा। इस समय जो विश्व की स्थिति है, तो जैसे आपातकाल में होता है कि लोग अपने अपने नेता के पीछे खड़े हो जाते हैं, उनका जो भी निर्णय होता है उसको मानते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि इस परिस्थिति में लोग अमेरिका के पीछे खड़े हो जाएं, ट्रंप महोदय के पीछे खड़े हो जाएं, उनका जो भी प्रस्ताव है उसे निर्णय के रूप में स्वीकार कर लें। अभी याद किया जा सकता है कि G7 कभी G8 हुआ करता। देखिए, औद्योगिक विकास और व्यापारिक लाभ को सुनिश्चित करने के लिए फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, पश्चिमी जर्मनी, जापान और इटली जैसे 6 देशों ने, मुख्य रूप से 6 देशों ने फ्रांस की पहल पर अनौपचारिक रूप से मिलना जुलना शुरू किया। और 1975 में इन देशों का एक शिखर सम्मेलन G6 हुआ। तो 1976 में कनाडा, जहां आज ये सम्मेलन हो रहा है, तो 1976 में बाद में कनाडा भी इसमें शामिल हुआ, तो G6 जो है G7 में बदल गया। 1998 में रूस के शामिल होने से यह G8 बन गया। इसका G7 का अपना एक जो इतिहास है। G7 की साल लेकिन 2014 में फिर क्रीमिया के मुद्दे पर, क्रीमिया संकट के चलते रूस के निलंबन के बाद G8 फिर से G7 बन गया, जिसकी अभी बैठक हो रही है। तो G7 की सालाना बैठक होती है। इस बैठक में गैर सदस्यों को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाता है, और लोग आते हैं, और इसे बहुत महत्वपूर्ण और गौरव का विषय माना जाता है कि G7 में आमंत्रित किया गया है। तो G7 की सालाना बैठक में पिछले 6 साल से भारत को भी आमंत्रित किया जाता रहा है, जिसमें स्वाभाविक रूप से भारत की तरफ से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मिलित होते आए हैं। अब देखिए, G7 एक अनौपचारिक मंच है और एक आपस में समझदारी विकसित करने का जरिया है, एक मंच है और एक खुली बातचीत की जगह है। इसमें जो G7 के 7 सदस्य देश हैं, अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान, उनके माध्यम से पूरी दुनिया की राजनीति को में नीतिगत समन्वय और सहयोग के नए आयाम दिए जाते हैं। वे नए आयाम के लिए ही इनका महत्व है। विश्व राजनीति, व्यापार और आर्थिकी के डायनामिक्स, डायमेंशन और डायरेक्शन को तय करने में इस G7 की निश्चित रूप से महत्वपूर्ण भूमिका है। इस बात से इनकार तो नहीं किया जा सकता है। तो अब G7 से आवाज आ रही है। जब ये युद्ध की स्थिति है, विश्व शांति के दौर से गुजर रहा है, तब G7 से कैसी आवाज आनी चाहिए? लेकिन आवाज आ रही है कि ईरान को परमाणु हथियार रखने का कोई अधिकार नहीं, यानी ईरान को परमाणु हथियार रखने का कोई अधिकार नहीं है। यही मुद्दा तो उन्होंने वे उठा रहे हैं, नेतन्याहू उठा रहे हैं बार बार, जो इजराइल के करता धरता है कि वो परमाणु हथियार बना। अब सवाल ये उठता है कि परमाणु हथियार रखने का अधिकार आखिर किन किन देशों को है, और उन्हें यह अधिकार है तो क्यों है? लेकिन सवाल यह भी है कि इजराइल को ईरान पर हमलावर होने का हक है। अगर ईरान परमाणु हथियार की तरफ बढ़ रहा है, तो इसके लिए जो हमारी विश्व संस्थाएं हैं,
वो क्या कर रही हैं। पता तो यह भी है चलता रहता है कि खुद अमेरिका के राष्ट्रपति उनसे कई दौर की बातचीत कर चुके हैं और अभी फिर बातचीत होने ही वाली थी कि ठीक पहले इजराइल की तरफ से यह हमला हो गया। तो यह ठीक है कि आत्मरक्षा का पवित्र अधिकार हर किसी को है, जाहिर है इजराइल को भी है, लेकिन क्या आत्मरक्षा का अधिकार किसी भी कीमत पर किसी को आक्रमणकारी बनने का हक देता है? विश्व समुदाय को इस विषय पर भी सोचना चाहिए। G7 के लोगों को भी सोचना चाहिए या सोचना चाहिए था, पता नहीं उन्होंने सोचा है कि नहीं सोचा है। लेकिन ऑपरेशन राइजिंग लायन का प्रारंभ हो गया। अब इस ऑपरेशन राइजिंग लायन का मर्म क्या है, इसे जरूर समझना चाहिए तमाम लोगों को। इसका आखिर मकसद क्या है? देखिए, बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि इस समय जारी ईरान और इजराइल युद्ध अब तृतीय विश्व युद्ध की आशंका के धुएं को पहले से कहीं अधिक गाढ़ा कर रहा है। अब ये विश्व युद्ध कोई साधारण सी बात नहीं है, लेकिन अगर उसकी आशंका बढ़ रही है, उस आशंका का धुआं अगर गाढ़ा हो रहा है, तो यह उन तमाम लोगों की चिंता का विषय है जो इस दुनिया में रहते हैं और जो संवेदनशील ढंग से चीजों को देखते, समझते और परखते हैं। तो ऐसा क्यों है कि इसे विश्व युद्ध से जोड़ा जा रहा है? क्या उनके पास जो मारक हथियार हैं और जिस तरह से वो हथियार का ताबड़तोड़ इस्तेमाल किया जा रहा है दोनों के संघर्ष के बीच में, क्या मामला सिर्फ इतना ही है? तो फिर बार बार सवाल उठता है कि ऐसा क्यों है कि लोगों को यह आशंका हो रही है, ऐसा क्यों लग रहा है? देखिए, कारण कई हैं, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि इसके तार विश्व युद्ध के युद्धों के, बल्कि युद्धों के ये जो हमारे 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं, तो विश्व युद्धों के नतीजों से जुड़े हुए हैं इनके तार। थोड़ा इतिहास में झांक लेना होगा, अच्छे कठिन समय में तो इतिहास में झांकना ही चाहिए। अब याद कीजिए थियोडर हर्जल की योजना को। इस समय में थियोडर हर्जल की योजना को निश्चित रूप से याद किया जाना चाहिए, याद किया जा सकता है। थियोडर हर्जल की योजना के अनुसार फिलिस्तीन को यहूदियों के देश के रूप में चिन्हित किया गया था। 1896 में हर्जल की लिखी एक पुस्तक में एक स्वतंत्र डेज़िर जुडान स्टेट यानी कि यहूदी राज्य की बात की गई थी। उस बात को याद किया जा सकता है कि एक स्वतंत्र यहूदी राज्य, क्योंकि यहूदियों के पास अपना कोई गृह राज्य नहीं था, कोई होम नेशन नहीं था उनके पास। तो इसकी कल्पना उन्होंने की थी, इसकी योजना, कल्पना से कई योजना हर्जल साहब ने बनाई थी, उन्होंने अपनी पुस्तक में इसकी चर्चा की थी। जाहिर है कि हर्जल की इस योजना से दुनिया के सभी यहूदियों को एक साझा लक्ष्य के लिए एकजुट होने में बड़ी मदद मिली। लोग एक साझा लक्ष्य लोगों के सामने हुआ और उसके लिए लोग, यहूदी लोग एकजुट हुए और उनके पीछे अन्य लोगों का समर्थन भी उनको हासिल हुआ। यहूदियों के बारे में तरह तरह की बातें कही जाती है कि वे बहुत तीक्ष्ण बुद्धि के लोग होते हैं, बहुत समृद्ध होते हैं, और इतिहास में इसके प्रमाण है। उनकी संख्या चाहे जितनी कम हो, लेकिन उनके मस्तिष्क को के महत्व को पूरी दुनिया स्वीकार करती है। और जो जर्मनी में जो हुआ था यहूदियों के खिलाफ जो संघर्ष हिटलर के जमाने में शुरू हुआ था, उस पर यहूदियों के साथ जितना बुरा बर्ताव किया गया था, उससे भी इस बात को बहुत गंभीरता से बल मिला कि इनका अपना एक होम नेशन तो इनका होना चाहिए। तो अब ये होम नेशन कहाँ हो? तो यहूदियों के लिए एक राष्ट्रीय गृह की स्थापना के पक्ष में फिलिस्तीन में लोग होने लगे कि यहाँ होना चाहिए, और यह हुआ कि इस समय में हर संभव प्रयास किया जाएगा। लेकिन ये ब्रिटेन की तरफ से था। वो कैसे था कि बशर्ते उसमें यह था, स्पष्ट था कि उसमें कि वहाँ रहने वाले गैर यहूदी समुदायों के नागरिक और धार्मिक अधिकारों को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, यह सुनिश्चित किया जाना था। और न ही यहूदियों के अन्य देशों में मौजूद अधिकारों और राजनीतिक स्थिति को भी कोई
को भी कोई हानि होगी। मैंने यानी कहीं यह नहीं कहा जाएगा कि अब आपका एक देश हो गया है, एक होम नेशन हो गया है तो आप इस देश को छोड़ दीजिए, ऐसा मैंने कोई नकारात्मक असर न पड़े, इसकी पूरी व्यवस्था की गई थी। देखिए, पहले तो अर्जेंटीना या युगांडा पर भी विचार किया गया कि वहां कहीं उनका स्थान बने, एक गृह नेशन बने, गृह राष्ट्र बने, लेकिन वहां बात जमी नहीं, क्योंकि यहूदियों के मन में यह भावना थी कि उनका ऐतिहासिक और धार्मिक जुड़ाव जैसे कारणों से फिलिस्तीन को महत्व देते थे और फिलिस्तीन को ही महत्व दिया गया उनके गृह राज्य के रूप में। तो देखिए कि ओटोमन सुल्तान अब्दुल हमीद द्वितीय ने यहूदी बसाव की अनुमति नहीं दी थी, और जबकि उनको वहां पर बसाया जाना था। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन ओटोमन साम्राज्य के खिलाफ भी लड़ रहा था, और इसी साम्राज्य के अंतर्गत नियंत्रण में फिलिस्तीन था। तो ब्रिटेन ने यहूदी समुदाय का समर्थन हासिल करने के लिए विशेष रूप से रूस और अमेरिका के यहूदी समुदायों से युद्ध में समर्थन प्राप्त करने के लिए एक कूटनीतिक बात भी है कि यह घोषणा की गई। यहाँ ब्रिटिश सचिव आर्थर जेम्स वाल्फोर की घोषणा को जरूर याद किया जाना चाहिए, क्योंकि यह घोषणा फिलिस्तीन में यहूदियों के लिए इजराइल के गठन में इस घोषणा का बड़ा महत्व है, और यह एक बुनियादी घोषणा है। तो वाल्फोर घोषणा का उद्देश्य ही यही था कि यहूदी लोगों को फिलिस्तीन में एक सुरक्षित स्थान प्रदान करने की दिशा में समर्थन किया जाना चाहिए। समर्थन करना उसका मकसद था, जो उस समय ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। लेकिन जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वह ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया था। अब 1920 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के जो पूर्ववर्ती संगठन, आप जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले लीग ऑफ नेशंस एक हुआ करता था, जो पूरी दुनिया में एक शांति सुरक्षित करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी, जो कि फेल हो गया। जाहिर है कि फेल हो गया, से दूसरा विश्व युद्ध हुआ। तो लीग ऑफ नेशंस ने ब्रिटेन को, जो कि उनके हिस्से में आ रहा था या आ गया था, ब्रिटेन को फिलिस्तीन पर जनादेश सौंपा, और वाल्फोर घोषणा को इस जनादेश में शामिल किया गया, जिससे ब्रिटेन की यहूदी राष्ट्रीय गृह की स्थापना में सहायता करने का दायित्व मिल गया, दिया गया। जो भी हो, तो उसका एक रास्ता साफ हुआ कि फिलिस्तीन में ही यह बनेगा। अब घोषणा ने स्थानीय अरब आबादी में असंतोष पैदा किया। जाहिर है कि भले साम्राज्य का पतन हो चुका था और वह क्षेत्र ब्रिटिश के शासन आदेश में या शासन के अधीन हो गया था, और उसको इस आशय का मैंडेट भी मिल चुका था, लेकिन इससे स्थानीय अरब आबादी में स्वाभाविक रूप से असंतोष पैदा हुआ कि जो फिलिस्तीन में अपनी संप्रभुता और अधिकारों को लेकर के ये आबादी बहुत चिंतित थी, और स्वाभाविक रूप से चिंतित थी। यह तो कोई भी समझ सकता है कि इससे अरब यहूदी तनाव बढ़ा, अरब के बीच में, अरब के लोगों के बीच में और यहूदियों के बीच में तनाव बढ़ा, जो बाद में फिलिस्तीनी इजरायली संघर्ष का आधार बना। अब इस तनाव के कारण फिलिस्तीनी और इजरायली संघर्ष काफी तेज हो गया पूरी दुनिया में। तो वाल्फोर घोषणा ने यहूदी राष्ट्रीय गृह की अवधारणा को साकार कर दिया, मूर्त रूप दिया, और 1948 में इजराइल की स्थापना के रूप में यह सामने आया। संयुक्त राष्ट्र की 1947 की विभाजन योजना, यूएन पार्टीशन प्लान जिसे कहते हैं, में भी इसके पीछे भी इस घोषणा की काफी भूमिका थी। लेकिन विवाद अपनी जगह कायम रहा, क्योंकि विवाद को अगर हल नहीं किया गया, विवाद वहीं पर कायम रहा, तो इस घोषणा को लेकर अरब समुदायों में के बीच में काफी असंतोष रहा। तो ये बार बार अपने आत्माधिकार और अपनी संप्रभुता की बात करते थे कि हमारी संप्रभुता का क्या। तो ये विवाद चलता रहा अपने अधिकारों को लेकर, और उनके तो गृह, राष्ट्रीय गृह की तो बात हो गई, लेकिन
जिनका पहले से घर था, उस घर में इसको बोलते हैं कि अस्त व्यस्तता हो गई, लगा कि हमारे घर में किसी दूसरे ने घर बना लिया है। कई बार होता है, आप जहाँ रहते हैं, जिस मकान में रहते हैं, तो उसमें अगर कोई घोंसला बना लिया जाता है, कोई आ जाता है, तो वो दिक्कत तो होती है। तो उन्होंने बहुत उदारता से इस बात को नहीं लिया। हालांकि शुरू में रिश्ते काफी अच्छे थे, विवाद होने के बावजूद एक सामंजस्य की स्थिति थी उनमें, तो लिया। लेकिन बाद में धीरे धीरे चलते चलते उसमें अभी वहां पर यहूदियों की संख्या इजराइल में जाहिर है कि 70% के आसपास या उससे भी अधिक उनकी आबादी है। तो अब वहां पर लेकर के वो तरह तरह की बात कर रहे हैं। तो हर्बल योजना के अप्रत्यक्ष परिणामों में से एक परिणाम है ये फिलिस्तीनी इजराइल के बीच का यह अस्थायी और जटिल संघर्ष और युद्ध। यह संघर्ष आज फिर एक बार अत्यधिक जटिल और संवेदनशील मुद्दा बन गया है। इतना ही नहीं, जटिल और संवेदनशील मुद्दा की दुनिया को अगले विश्व युद्ध की धमक साफ साफ सुनाई दे रही है। अब यह धमक अगर साफ साफ सुनाई दे रही है तो इसके पीछे क्या हो सकता है? क्या लोग इसे यूं ही सुन रहे हैं? ये सिर्फ आशंका है, क्या इसमें कोई संभावना है? अभी अमेरिका के राष्ट्रपति तो लौट गए हैं, लेकिन G7 में मीटिंग में चल रही है। पता नहीं औपचारिक रूप से, हालांकि यह एक अनौपचारिक मंच है जहां पारस्परिक समझदारी विकसित की जाती है, लेकिन हो सकता है वहां से कोई घोषणा आए। हमारे प्रधानमंत्री भी वहां हैं, लेकिन जिस प्रकार से हमारे यहाँ का भी रुख, पूरी दुनिया जब एक तरफ हो जा रही है, तो जाहिर है कि ईरान के साथ अगर रूस और चीन का क्या रुख और रवैया रहता है, इस पर बहुत सारी बातें निर्भर करेंगी। लेकिन जो स्थिति है वो स्थिति काफी खतरनाक है। इस समय में कई दृष्टिकोण से क्षेत्रीय स्थिति और जो भूसामरिक परिस्थिति है, वो व्यापार वाणिज्य है, वो अलग है। तो ये तो व्यापारिक लाभ के लिए G7 का गठन किया गया था, ताकि उनमें एक नीतिगत सहयोग हो, एक नीतिगत सामंजस्य बैठे और दुनिया को इसका लाभ मिले। लेकिन उस समय भी ये माना गया था कि साम्राज्यवादी नीति के कारण यह संघर्ष और जटिल हो गया, और आज दुनिया में फिर साम्राज्यवाद का ही बोलबाला है। तो पूरी दुनिया को गंभीरता से इस पर देखना चाहिए। और जब मैं पूरी दुनिया कह रहा हूं, तो पूरी दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों तक ही बात सीमित नहीं है, बल्कि आम जनता को भी, क्योंकि अंततः आम जनता को ही वो सारा बोझ, वो सारी बातें, वो सारी समस्याओं को उठाना पड़ता है। आम जनता पर ही इसका असर पड़ता है। स्थिति काफी गंभीर है। अभी तो इतना ही, लेकिन घटनाएं बड़ी तेजी से बदल रही हैं। हम उम्मीद करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि जल्दी ही इसका कोई न कोई समाधान निकाले और सामंजस्य की स्थिति उत्पन्न हो चारों तरफ। तो आज के लिए तो इतना ही, बस नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि कृपया वीडियो को देखें, पसंद करें, लाइक करें